कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का दूसरा अध्याय संघवाद करेंगे। जिस देश में आप रहते हैं, आपको बहुत बार यह जानने की इच्छा हुई होगी कि आखिरकार ये देश चलता कैसे है, कौन इस पर शासन करता है, कौन किस प्रकार से किस क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, आखिर किस प्रकार सरकार पूरे देश को संभालती है। क्या केवल केंद्रीय सरकार ही अपने फैसले सुना सकती है? क्या राज्य सरकारों को कोई हक नहीं कि वह अपने प्रांतों, राज्यों के लिए कुछ कर सकें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस पाठ में पढ़ेंगे। परंतु सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि शासन प्रणाली कितने प्रकार की हो सकती है। शासन प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक है एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है संघीय शासन प्रणाली। जैसे कि हम पाठ पहले में ही श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलो एक नजर डालते हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। श्रीलंका में केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं, यानी ये है कि एकात्मक शासन प्रणाली वहां होती है, जहां पर मुख्य तौर से सभी निर्णय केवल केंद्र सरकार ही ले सकती है। परंतु बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बात करती है, फिर राज्य या प्रांत की सरकारें होती हैं। दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर शासन प्रणाली में अलग अलग प्रकार का होता है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका ये है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र देशों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाई जाती है तथा यह इकाई सभी निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से ऐसे देश हैं जो संघीय शासन व्यवस्था का पहले तरीके का प्रयोग करते हैं। अब आता है दूसरे तरीका। तो ये वो तरीका होता है जिसमें बड़े देश अपने स्वतांत्रिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं। यानी यह तरीका बहुत सारे प्रांतों को एकत्रित करके एक केंद्र में परिवर्तित करता है। इस तरीके में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, जबकि पहले तरीके में राज्य सरकारें ज्यादा ताकतवर होती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य तथा प्रांत सरकारों को कुछ भी आदेश दे सकती है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार स्वतंत्र होकर निर्णय लेती है। एकात्मक शासन व्यवस्था केवल एक स्तरीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था दो स्तरीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह शासन व्यवस्था दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, तो इसमें केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारें हो सकती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसा कि आपने भारत में देखा ही होगा कि किसी प्रांत के नागरिकों पर केंद्र सरकार तथा प्रांत सरकार दोनों का ही शासन होता है और वे अपने तरीके से कर या टैक्स, नए कानून इत्यादि बना सकते हैं। तीसरा, अलग अलग स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। यानी इससे उन दोनों सरकारों को, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के अस्तित्व को हर तरीके से सुरक्षा दी जाती है। अगर संविधान के मौलिक प्रावधानों को बदलना हो तो इसका निर्णय केवल एक स्तर की सरकार अकेले नहीं कर सकती। ऐसा बदलाव दोनों स्तर की सरकारों के सहमति से ही होता है।
अदालतों को संविधान और अलग अलग स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यदि इन सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति बनती है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक को इसका फैसला करने का पूरा अधिकार है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इसका अर्थ है कि केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार अपने अपने तरीके से नागरिकों से टैक्स इकट्ठा कर सकती है तथा इसी प्रकार ही संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। जैसा कि हम बता चुके हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किस ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। जैसा कि आप सभी भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं, भारत हिंसा वाली स्थिति में आजाद हुआ था। भारत एक विविधता से परिपूर्ण देश है। भारतीय संविधान के अनुसार पहले 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था। हालांकि इसे 3 प्रकार की व्यवस्था भी कह सकते हैं, परंतु प्रमुख रूप से इसमें 2 स्तरीय शासन ही है। यह 2 स्तर कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है केंद्र सरकार या संघ सरकार। केंद्र सरकार तथा संघ सरकार पूरे देश का नेतृत्व करती है। दूसरा है राज्य सरकार। राज्य सरकार केवल राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, परंतु समय के साथ साथ इन 2 स्तरीय शासन प्रणालियों को त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में बदल दिया गया, जिनमें से पहला स्तर केंद्र सरकार, दूसरा स्तर राज्य सरकार तथा तीसरा स्तर स्थानीय शासन था। इसमें पंचायत नगर पालिका ही प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तरों की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यह 3 सूचियां कुछ इस प्रकार हैं। संघ सूची। संघ सूची में आने वाले सभी मामलों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। ये मामले हैं जैसे बैंकिंग, संचार, मुद्रा, सेना प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, इन सभी से संबंधित। दूसरा आता है राज्य सूची। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह राज्य सूची है, तो इसका अर्थ है राज्य सूची पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। तीसरा आता है समवर्ती सूची। इस सूची में शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों को है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। आपके मन में एक सवाल उठना मुमकिन है, जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, उनका क्या होगा? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि यह संविधान बनने के बाद आए? तो उसका उत्तर ये है कि हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि आपने देखा होगा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में सभी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिल पाते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी
बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारतीय संघ की कई इकाइयां यानी कुछ क्षेत्रों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये वैसे वो इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाए और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में मिलाना भी संभव नहीं था, जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें केंद्रीय शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार प्राप्त नहीं है। इन इलाकों पर शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। केंद्र और राज्य में सत्ता का बंटवारा संविधान के तहत किया गया है और इन अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान बात नहीं है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद हो जाए तो फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। संघवाद किसे कहते हैं? शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अव्यय इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के कितने स्तर होते हैं? किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के 2 स्तर होते हैं। एक स्तर पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरे स्तर पर राज्य की सरकारें होती हैं। केंद्रीय शासित प्रदेश का मतलब समझाइए। भारतीय गणराज्य की कुछ इकाइयों का क्षेत्रफल इतना कम है कि उन्हें एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ अन्य कारणों से इन्हें किसी अन्य राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता। इन इकाइयों के पास बहुत ही कम शक्तियां होती हैं। इन्हें केंद्रीय शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि। चलिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है? केंद्र और राज्यों के बीच में निर्णायक की भूमिका सर्वोच्च न्यायालय निभाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। अगर आप सोचते हो कि केवल संवैधानिक प्रावधान बनाने या कानून निर्माण से शासन व्यवस्था सुधर सकती है, तो यह बिल्कुल गलत है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका श्रेय केवल संवैधानिक प्रावधानों को नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति को ही देना होगा। इसी से संघवाद की भावना विविधता का आधार तथा साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। अब हम बात करेंगे भाषाई राज्यों की। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। अगर आप 1947 से 2019 तक देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में बहुत सारे नए प्रांतों और राज्यों का पुनर्गठन हुआ। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में
भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य सम्मिलित हैं। भाषा के आधार पर बांटे जाने वाले राज्यों में एक पंजाब राज्य भी शामिल है। पहले पंजाब में 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, जिनमें से कुछ लोग हरियाणवी तो कुछ लोग हिमाचली और कुछ लोग पंजाबी बोला करते थे। इसलिए इन्हीं भाषाओं के आधार पर इनको 3 राज्यों में बांट दिया गया। संविधान सभा के सामने भाषा का मुद्दा एक बड़ी समस्या बनकर आया। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया, परंतु हिंदी केवल 40% लोगों की ही मातृभाषा है। संविधान में हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार की कोई भी परीक्षा किसी भी भाषा में दी जा सकती है, बशर्ते इन भाषाओं को विकल्प के रूप में चुना हुआ हो। 1965 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होना बंद हो जाना चाहिए था, किंतु कुछ प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना चाहिए और तमिलनाडु में इस मांग ने एक उग्र रूप भी लिया था। इसलिए केंद्रीय सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को राजकीय कामों में प्रयोग करने की अनुमति दी और इस प्रकार इस विवाद को सुलझाया। भाषाओं से चलते हैं केंद्र और राज्यों के संबंधों पर। केंद्र और राज्यों के संबंधों में लगातार बदलाव होते आए हैं। हमारे देश में एक लंबे समय तक केंद्र में एक ही पार्टी ने शासन किया। इस तरह से राज्य और केंद्र में एक साथ होने के कारण समस्या नहीं आई, लेकिन 1990 के बाद से केंद्र में गठबंधन की सरकार का युद्ध शुरू हुआ। अब केंद्र में अलग तथा राज्य में अलग सरकार बनने लगी, जिस कारण से कई बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भंग किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनके अधिकारों के लिए काम किया। इस तरीके से केंद्रीय सरकारों का राज्य सरकारों को भंग करना मुश्किल हो गया। भारत में विकेंद्रीकरण, जैसे कि आपको पता है कि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। यहाँ केवल 2 स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता था। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। उत्तर प्रदेश रूस से जनसंख्या के मामले में बड़ा है। महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेकों राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का है। यह प्रांतीय स्तरों की सरकार के नीचे हो। अब विकेंद्रीकरण कहते किसे हैं? जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जाए, क्योंकि लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों का फैसलों में सीधे भागीदार बनना संभव होता है। भारत में विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया।
वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से करवाना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासन इकाइयों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। चलिए अब जानते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। विकेंद्रीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? अनेक व्यक्तियों या इकाइयों के मध्य सत्ता के विभाजन की व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत केंद्र सत्ता अपनी कुछ शक्तियां स्थानीय अधिकारियों को प्रदान करती है। फलस्वरूप स्थानीय अधिकारी अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वायत्त होते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत एक विशाल देश है। भारत के कुछ प्रांत तो इतने बड़े हैं कि आकार अन्य कई देशों से भी बड़ा है। इसलिए केवल 2 स्तर की शासन व्यवस्था देश को चलाने के लिए काफी नहीं थी। इससे प्रांत के बहुत से क्षेत्र सुविधाओं इत्यादि से वंचित रह जाते थे। गांव, छोटे छोटे नगर, जिन्हें सभी प्रफुल्लित होने की जरूरत थी, इसलिए इन पर ध्यान देने तथा देखरेख रखने के लिए एक और स्तर बनाया गया, जिसे पंचायत नगर पालिका का नाम दिया गया। चलिए अब बताइए कि विकेंद्रीकरण के क्या फायदे हैं। विकेंद्रीकरण के मुख्य फायदे हैं कि यह विभागीय सेवाओं में विशेषज्ञता में मदद देता है। यह सामान्य कार्यालय पर बोझ को कम करता है। विभागीय निष्ठा को बढ़ावा देता है। यह गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। काम अधिक तेजी से किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं दूसरे भाग पे। पंचायत। पंचायतों का विभाजन प्रमुख रूप से 3 भागों में किया जाता है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है जिला पंचायत और तीसरा है जिला परिषद। इनमें से ग्राम पंचायत छोटे स्तर पर, जिला पंचायत उससे बड़े और जिला परिषद सबसे बड़े स्तर पर काम करती है। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव का अथवा वार्डों में रहने वाले सभी लोग मतदान करने के जरिए करते हैं। यह पूरी पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी ही होती है। प्रखंड स्तरीय पंचायती। ये स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जिला परिषद। जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। नगर। इस प्रकार की स्थानीय शासन वाली संस्थाएं
शहरों में काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या अपने आप में ही दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। संघवाद के फायदे। सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने में हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया जाता है। आज के इस अध्याय में आपको राज्य तथा राष्ट्र दोनों के बारे में काफी समझ आया होगा। चलिए अब जानते हैं कि हमने क्या सीखा। चलिए सबसे पहले कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक डैश हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली डैश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। चूंकि संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। चलिए अब आपके सामने एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शन हैं। आपको उनमें से कोई एक चुनना है जो कि सही है। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। संघीय सरकार की एक विशिष्टता ये है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका के संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखिए। चलिए देखते हैं संघीय सूची। इसमें आता है रक्षा, बैंकिंग और संचार। राज्य सूची, इसमें आता है पुलिस, कृषि और व्यापार। समवर्ती सूची, इसमें आता है शिक्षा, वन और विवाह। अब आपको अपनी स्क्रीन पर 2 सूचियां दिख रही होंगी। आपको पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो चलिए, भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, राज्यपाल, नगर निगम, मेयर और ग्राम पंचायत, सरपंच। तो चलिए अब आप बताइए कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर क्या है? बिल्कुल सही, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर पंचायती राज और नगर पालिका है। किसी आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पहलू क्या हैं? किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पहलू हैं, पारस्परिक विश्वास और साथ रहने की सहमति।